गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू SWS हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी की शानदार 30 क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का पहला। आज पहले में स्लाइड में दे दिए हैं समाचार पत्र संस्थापक और वर्ष और इसके स्थान क्या थे। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला समाचार पत्र क्या है। बंगाल गजट। बंगाल गजट क्या है, इसके संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कब प्रकाशित हुआ था ये? 1780 में। कहाँ से? कोलकाता से। ध्यान रखिएगा इसको। बंगाल गजट के संस्थापक कौन है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कौन थे इसके संपादक? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में। संवाद कौमुदी के कौन थे? राजा राम मोहन राय। कब हुआ था? 1821, कलकत्ता। उसके बाद है मिरातुल अखबार, ये भी राजा राम मोहन राय जी के हैं, 1822, कोलकाता में। इससे पहले जो दिए थे स्लाइड में बस वही सभी समाचार पत्र और उसके संपादक है, लेकिन वो दिख नहीं रहा था, इसलिए इसको नए स्लाइड में बना करके आपके समक्ष दे रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर और आपके सामने विजिबल होगा, बस इसे अच्छे से देखिए, ये सब कुछ याद हो जाएगा। 8 से 10 दिन में ये स्लाइड आपको पूरी तरह से दिमाग में चला जाएगा। चलिए देखते हैं आज का चौथा है अमृत बाजार पत्रिका। किसकी है? शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष की। कब की? 1868 की। कब की? 1868 की। द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, 1878। केसरी, बाल गंगाधर तिलक, 1881। मराठा, बाल गंगाधर तिलक, 1881, पूना। ये दोनों पत्रिका जो है फरवरी 1881 का ही है। फरवरी 1881 का ही है। यंग इंडिया, महात्मा गांधी, कब का है? 1919। कहाँ से? अहमदाबाद से। नवजीवन, ये भी महात्मा गांधी, 1919। नवजीवन भी 1919। हरिजन, कब? महात्मा गांधी, कब का है? तो ये है 1933 का। हरिजन कब का है? 1933 का। ठीक है, देखते हैं आज का अगला 11। प्रताप। प्रताप किसका है? गणेश शंकर विद्यार्थी, 1913, कानपुर। अभ्युदय, पंडित मदन मोहन मालवीय। इसके संपादक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, 1907। कहाँ से? प्रयागराज से। लीडर, पंडित मदन मोहन मालवीय, 1909। कहाँ से? प्रयागराज से। इंडियन सोशियोलॉजी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, 1905। वंदे मातरम, विपिन चंद्र पॉल, 1906। कहाँ? कलकत्ता। युगांतर समिति, वारिंद्र घोष, 1906। ये भी कहाँ से? कलकत्ता से। कर्मयोगी, सुंदरलाल, 1909। कहाँ? लाहौर। तलवार, कौन है? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, 1909। गदर, गदर पत्रिका, लाला हरदयाल, 1913 में। कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को। गदर किस भाषा में था? उर्दू भाषा में। बाद में इसे 4 भाषा में और जोड़ दिया गया, जैसे गुरुमुखी था, है ना। उसके बाद कौन है? फ्री हिंदुस्तान किसका है? तारकनाथ दास का, 1908, कलकत्ता। तो ये था आज का समाचार पत्र और उसके संपादक। इसको बस केवल आप डेली देखिए, ये 20 के 20 समाचार पत्र और उसके संपादक 8 से 10 दिन में ये टोटल याद हो जाएगा। हालांकि कल जो करवाए थे उसमें से 2-4 तो निश्चित है कि आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जो 30 इंपॉर्टेंट सीरीज चलती है उसका पहला क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्या बोध गया में दिए थे? क्या सारनाथ में? क्या कुशीनगर में? क्या श्रावस्ती में? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिए थे सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है ना, प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय जिसे नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है, की स्थापना किस शासक ने की थी, है ना। और यहाँ आप समझ गए होंगे, गुप्त, है ना, गुप्त शासक ने की थी। तो वो है ऑप्शन सी, कुमार गुप्त। कौन है? कुमार गुप्त। कौन थे? कुमार गुप्त प्रथम। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का नेपोलियन इतिहास में किसे कहा जाता है? क्या अशोक को? नहीं। क्या कनिष्क को? नहीं। क्या चंद्रगुप्त मौर्य थे? नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? क्या ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था? नहीं। क्या हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था? क्या कनिष्क? नहीं। क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सासाराम में किस प्रसिद्ध अफगान शासक का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। नहीं।
इस्लाम शाह सूरी नहीं, सिकंदर लोदी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। सासाराम में किसका प्रसिद्ध मकबरा है? शेर शाह सूरी। और यह किस डिस्ट्रिक्ट में है? रोहतास में, बिहार के रोहतास जिला में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी नहीं है। बी में क्या है? शनि नहीं है। क्या बृहस्पति है? बिल्कुल। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या बुध है? नहीं, बुध को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है और बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। याद रखिएगा, बुध सूर्य के सबसे नजदीक होने के बावजूद यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की परत है ना। और शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। मंगल लाल ग्रह है, वरुण सबसे दूर ग्रह है। ठीक है, देख तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोर का तारा या शाम का तारा, तो ऑप्शन बी शुक्र ग्रह हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत में, बी में है चीन या तिब्बत, सी में नेपाल, डी में भूटान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। कितनी है? 8848 मीटर। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजन नदी, क्या नील नदी, क्या यांगत्से नदी, या मिसिसिपी, है ना, मिसिसिपी मसौढ़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो नील नदी। कौन सी? नील नदी। और सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ये कौन है? अमेजन नदी। सबसे बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन नदी। कुछ सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए चलते हैं बिना व्याख्या, ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। जो व्याख्या से क्वेश्चन बनने वाले होंगे मैं आपको अगले सेशन में डाल दूंगा। आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, या डी आर्गन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। कितना? 78% है। और ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन 21%। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में किस दो गैस की मात्रा 99% है? तो वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कहे तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी। आज का अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत, ओजोन लेयर, है ना। ऑप्शन में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, या आयन मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ओजोन परत किस में है? समताप मंडल में। ओजोन परत क्या करता है? यूवी किरणों से हमारी रक्षा करता है ना, जो हानिकारक किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करता है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। मध्य मंडल याद रखिएगा सबसे ठंडा मंडल, सबसे ठंडा मंडल है, और इसी में आकर के उल्का पिंड में आग लग जाता है। आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में जितने रेडियो तरंग जो होते हैं वो आयन मंडल से रिटर्न आता है। जो आप टीवी समाचार पत्रों में देखते हैं या फिर रेडियो सुनते हैं, यह आयन मंडल से होकर के रिटर्न आता है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में नहीं, मिनीकोयन नहीं, पंबन में नहीं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी बैरन द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बैरन द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा पर है? नहीं। क्या सतलुज नदी पर है? क्या झेलम नदी पर है? नहीं। क्या ब्यास नदी पर है? नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। इससे किसका निर्माण हुआ है? इससे गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। इससे गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइएगा आप, क्या झेलम नदी पर कोई परियोजना है? इसका आप आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी में है असम, सी में है केरल, या डी तमिलनाडु। सबसे अधिक अगर कहे तो वो हो जाएगा असम, लेकिन अगर सबसे कहे सर्वोत्तम गुण यानी उत्तम गुण वाला चाय की बात करें तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग उत्तम गुण वाला चाय उत्पादन में पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी असम हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? क्या महानदी उड़ीसा, क्या गोदावरी आंध्र प्रदेश, क्या कृष्णा कर्नाटक, और नर्मदा गुजरात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए महानदी उड़ीसा, है ना। महानदी पर है उड़ीसा में, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। क्या गोदावरी नदी पर क्या
कोई बांध है, कोई डैम है? बिल्कुल, पोलावरम। कौन सा डैम है? पोलावरम डैम किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। और यह किस राज्य में है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। और कृष्णा नदी पे याद कीजिए नागार्जुन सागर। कौन सा? नागार्जुन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो वो है कृष्णा नदी पर। और यह कहाँ है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। और नर्मदा नदी पे तो सबको याद होगा, सरदार सरोवर बांध गुजरात में। सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन है। आज का अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री यानी फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कह रहे हैं, तो वो हो जाएंगे क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री थे, प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? क्या पंजाब था, क्या आंध्र प्रदेश था, क्या पश्चिम बंगाल था, क्या महाराष्ट्र था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश था। ठीक है, और यह कब गठन हुआ था इसका? 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे संबंधित आंध्र प्रदेश का गठन ऐसे ही नहीं हुआ था। इसके लिए एक व्यक्ति थे श्री रामल्लू पोट्टी, जिन्होंने 56 दिनों तक, 56 दिन ही थे ना, आप लोग देख लीजिएगा, क्या 56 दिन ही थे? 56 दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। हर एक अच्छा कार्य होने से पहले बलिदान लिया गया है, जैसे श्री रामल्लू पोट्टी जी का, है ना। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का अगला क्वेश्चन है, संसद के उच्च सदन अपर हाउस अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, या डी स्थायी होता है। संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा, है ना, कि सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है। देखिए, सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है तो वो है 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष का। और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे क्या होते हैं? इससे प्रति 2 वर्ष पे क्या करते हैं? अपने कार्यकाल पूरा करते हैं। ठीक है, प्रति 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य। तो सदस्य का कहता है कार्यकाल तो क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। लेकिन अगर उच्च सदन का कार्यकाल पूछे यानी राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो वो स्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल ही नहीं है, उसका विघटन नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार है? कितने वर्ष की आयु पर वोट देने का अधिकार है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, बी में है 18 वर्ष, सी में है 21 वर्ष, या डी 25 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार मिलता है? तो वो है 18 वर्ष। और 18 वर्ष कब किया गया था? याद कीजिए, 61वां संविधान संशोधन 1989। इसको आप 1988 भी अगर कहीं पर लिखा हो और 1989 न हो वहां, तो आप 1988 लगा सकते हैं, क्योंकि यह पेश 1988 में ही किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू 1989 में होता है। और इस समय भारत के पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी। कौन थे? राजीव गांधी जी, जिसको मिस्टर क्लीन कहा जाता है। 61वां संविधान संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके कितना वर्ष कर दिया गया था? तो यह 18 वर्ष कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संसद में आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, बी में है जर्मनी, सी में है ब्रिटेन, या डी कनाडा। तो आपात उपबंध जो है वो किस देश से लिया गया है? वो है ऑप्शन बी, जर्मनी के वाइमर संविधान से। किससे? जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल उपबंध लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। अमेरिका से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट, है ना, न्यायिक प्रक्रिया, है ना। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति का पद अगर पूछे तो ब्रिटेन से। ठीक है, और राष्ट्रपति होंगे कहाँ से? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, है ना। ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक, जितना न्यायिक पूछा जाए वो अमेरिका से ही लिया गया है ना। न्यायालय से संबंधित जो भी है वो सब अमेरिका से लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का पद, है ना।
संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली लिया गया है। और संसद से संबंधित जो भी होगा वो ब्रिटेन से, कहां से, ब्रिटेन से। इसके बाद क्या है, आज का अगला क्वेश्चन है, सॉरी कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था। क्या है, संघीय शासन व्यवस्था। कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आज का अगला क्वेश्चन है, अच्छा आपसे क्वेश्चन है, यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, सी में है मुख्य चुनाव आयुक्त, या डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, यह संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी यह संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी संसद के कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और महान्यायवादी का चर्चा किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 में एक क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ये दोनों, महाधिवक्ता राज्यपाल के और महान्यायवादी किसके, राष्ट्रपति के, किसके, राष्ट्रपति के। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए क्या राष्ट्रपति, नहीं, क्या वित्त मंत्री, नहीं, क्या योजना मंत्री, नहीं, क्या प्रधानमंत्री, बिल्कुल प्रधानमंत्री ही होते हैं, है ना। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अभी नीति आयोग का अध्यक्ष अगर पूछे तो कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। अध्यक्ष पूछे तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। आपसे क्वेश्चन लेकिन ये नहीं पूछेगा कि अध्यक्ष कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा नीति आयोग के सीईओ कौन है ना। नीति आयोग के सीईओ कौन है, सीईओ कौन है। अभी हाल ही में चेंज हुआ है, पहले जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, लेकिन अभी कौन है, तो वो है निधि छिब्बर। कौन है, निधि छिब्बर। नीति आयोग के पहले अभी जो सीईओ है कौन है, निधि छिब्बर। और उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष भी चेंज हो चुका है, उनका क्या नाम है, अशोक कुमार लाहिड़ी। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर और उपाध्यक्ष पूछे तो वो है अशोक कुमार लाहिड़ी। यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था बट जल्दी के चक्कर में भूल गया। भारत का महान्यायवादी जो होता है, अच्छा भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो प्रथम महान्यायवादी कौन थे, एमसी सीतलवाड़, है ना, कौन थे, एमसी सीतलवाड़। और वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमनी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए पीछे आकर बताया। भारत का प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ और भारत का वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री जी, सीईओ निधि छिब्बर, उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा, अशोक कुमार लाहिड़ी। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 नहीं, अनुच्छेद 40 का है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है डीपीएसपी के तहत ही, है ना, ये सभी डीपीएसपी का अनुच्छेद है। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 क्या है, ये पहले बता चुके हैं आपको। अनुच्छेद 50 क्या है, ये सभी बता चुके हैं। तो क्या है, यूसीसी, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेगा तो वो कौन सा है, अनुच्छेद 44 है। कौन सा, अनुच्छेद 44। भारत में पहले से लगा हुआ जो यूसीसी पहले किस राज्य में लगा हुआ था, गोवा में, ये पहले से लगा हुआ है। लेकिन अगर भारत अगर लगाने की बात करें तो पहला राज्य कौन हो जाएगा, उत्तराखंड। कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कौन सा, गुजरात। उसके बाद कौन सा है, गुजरात। और उसके बाद कौन सा है, असम। कौन सा है, असम। यूसीसी लागू अभी हाल ही में कौन कर रहा है, असम कर रहा है। और हो सके तो फोर्थ स्टेट जो है वो छत्तीसगढ़ बनेगा, है ना, फोर्थ स्टेट छत्तीसगढ़ बनेगा यूसीसी को लागू करने वाला। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए 2002 में, बी में है 2005, सी में है 2010, या डी 1999। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था,
2005 में, ठीक है, 2005 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? शासन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही लाना, नागरिक सरकारी कामकाज की जांच करना, है ना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, यही था आरटीआई, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया था? 2005 में, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1935 में, 1947 में, 1949 में या 1969 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949 में। 1949 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपसे क्वेश्चन और भी बहुत सारे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसके प्रथम गवर्नर जो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ध्यान रखिएगा, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई का गठन कब, स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनिए तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, और विश्वास रखिए विद इन 13 डेज आपका जीके जीएस बेहतरीन हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 1935 क्या हुआ था? इसकी स्थापना होती है। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसका? 1 जनवरी 1949 को। फिर से सुनिए, 1 अप्रैल 1935 को गठन, ठीक है, प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वतंत्र भारत में, है ना, स्वतंत्र भारत में आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख, है ना, सीडी देशमुख। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सीडी देशमुख, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और ऐसे अगर पूछे तो ऑसबॉर्न स्मिथ, है ना। सीडी देशमुख जी कब से कब तक रहे थे? तो यह रहे थे 1943 से लेकर के 1949 तक। सीडी देशमुख कब से कब तक थे? 1943 से 1949 तक। और इसी बीच 1947 में अपना देश आजाद हो जाता है, इसलिए सीडी देशमुख जी को स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर माना जाता है, और ऐसे ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में पूछ रहा है ना, भारत में कौन है? क्या वर्गीज कुरियन है? क्या डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है? क्या सैम पित्रोदा थे? क्या सुंदरलाल बहुगुणा? सुंदरलाल बहुगुणा किससे था? चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे, है ना। और यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। और अगर विश्व स्तरीय पूछे तो वो कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पर कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और भारतीय स्तर पर कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी को ही भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने को मजबूर कर रहा है कि वर्गीज कुरियन कौन थे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज का ये तीसरा प्रश्न है, वर्गीज कुरियन कौन थे, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कौन सा है? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमना, बी में है रविंद्रनाथ टैगोर, सी में है मदर टेरेसा, या डी हरगोविंद खुराना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। और इनको कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में। ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार का राजकीय पशु स्टेट एनिमल क्या है? स्टेट एनिमल क्या है? ऑप्शन ए बाघ, बी में है गाय, सी में है बैल, और डी में है हिरन। बैल को ही गौर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बैल को ही क्या कहा जाता है? गौर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौर। क्या है? राष्ट्रीय बिहार का राजकीय पशु कौन है? गौर है। बिहार का राजकीय पशु कौन है? गौर है। अगर आपसे पूछे राजकीय पक्षी क्या है ना,
राजकीय पक्षी क्या है, तो वो है गोरैया। कौन सा है, गोरैया। कौन सा, गोरैया। हम लोग सीटेट में इसको कितना याद किए थे ना, सीटेट में। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, आज का अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रमंडलों और जिला की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। बिहार में प्रमंडल और जिला की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 9 प्रमंडल 38 जिले, 7 प्रमंडल 40 जिले, 12 प्रमंडल 35 जिले, या 5 प्रमंडल 38 जिले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या 9 प्रमंडल 38 जिले है, बिल्कुल। बिहार में 9 प्रमंडल है और 38 जिला है। 39वां जिला एक बनने की सिफारिश दी गई थी, और 39वां जिला जो बनने वाला था उसका नाम क्या है। आप सभी इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। और 38वां जिला कौन बना है ना, सबसे अंतिम कोई जिला तो बना होगा ना। 38वां जिला कौन बना था, इसका आंसर भी बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। आज का ये चौथा क्वेश्चन है। आज का देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण, क्या ये क्वेश्चन पहले मैंने करवाया शायद, हाँ या नहीं, शायद नहीं करवाया। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 मार्च, नहीं 22 मार्च को नहीं मनाया जाता। 5 जून नहीं, 16 सितंबर नहीं, 1 दिसंबर नहीं। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च क्या हो जाएगा, 22 मार्च हो जाएगा जल दिवस। क्या हो जाएगा, जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस क्या हो जाता है, ओजोन दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध लोक नाटक विदेशिया बिहार में किसके द्वारा रचित या लोकप्रिय किया गया था ना। विदेशिया, विदेशिया किसके द्वारा रचित या लोकप्रिय किया गया था। ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर, फणेश्वर नाथ रेणु, कामधारी सिंह दिनकर, या डी बाबा नागा अर्जुन। कौन सा, बाबा नागा अर्जुन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर जी ने ही बिहार में क्या किए थे, विदेशिया जो नाटक है उसे प्रसिद्ध किए थे। अच्छा, भिखारी ठाकुर जी के बारे में एक चीज याद रखिएगा, इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है ना। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर जी को। भिखारी ठाकुर जी को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये था आज का आपका 30 क्वेश्चन वाली सीरीज। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कैसा लगा आज का सेशन ये जरूर बताइएगा। एक कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और आपका एक लाइक शेयर हमें हौसलों को काफ़ी बुलंदी पे पहुंचाता है। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।